हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? तो पहले के लेक्चर्स की तरह इस बार फिर हम आपके सामने हैं, आपके लिए कुछ और यूजफुल कंटेंट लेकर। पहले के जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने काफ़ी चीज़ें मैथमेटिकल फिजिक्स पर डिस्कस की। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अब जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको मतलब आप इजीली इसको एग्जाम में देख सकते हैं कि हर एग्जाम में मिनिमम एक से दो क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आते हैं। और ये क्या है? ये है आपका पार्टिकल इन ए बॉक्स। सो गाइस, ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। आईआईटी जैम 2025 का टारगेट करते हुए जो भी आपका स्टडी मटेरियल हो या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके अंदर एक सपोर्टिंग हैंड रखते हुए ये हमारी लेक्चर सीरीज है, जिसको आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। इसके अलावा आप क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वी विल ट्राई कि उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड हम आप हमारे आने वाले लेक्चर रखेंगे। तो उसके लिए आपकी वोटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक टॉपिक के ऊपर ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं तो ऑब्वियसली उस टॉपिक को वैल्यू दी जाएगी और उसके ऊपर लेक्चर पहले बनाए जाएंगे। तो कोई भी स्टूडेंट अगर कोई टॉपिक सजेस्ट भी करता है तो बाकी स्टूडेंट इफ दे वांट लेक्चर ऑन दैट तो आप उस पर लाइक का बटन ठीक है दबा दें, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ इतनी वोटिंग इसके ऊपर हो गई है या इतने बच्चे यही सेम चीज़ चाहते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम हमारा लेक्चर पार्टिकल इन अ बॉक्स का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न फिजिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स जो टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूं उनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज हों उनके डिस्कशन के लिए तो ये एक टेलीग्राम चैनल है। आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन आप इसको स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज आप डॉक्टर सचिन कुमार ठीक है PW इस तरीके से उस पर सर्च करके भी उन ग्रुप्स पे पहुंच सकते हैं। तो एक चैनल है जिस पे आपके पास हर तरह की नोटिफिकेशन पहुंचती है और एक आपके पास डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम या क्वेरी है तो स्टूडेंट ही म्यूचुअल हेल्प से ठीक है उस ग्रुप के अंदर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऑल्सो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो यस अब स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं या ऐसा है कि बिल्कुल न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन है तो देन आई कम इनटू द पिक्चर। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये हमारे पिछले लेक्चर्स का कुछ कि उसमें क्या हुआ था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स, ये चीज। नाउ गाइस, लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास जो आज का टॉपिक है विच इज पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो इसको मैं थोड़ा सा थिक कर देता हूं एंड दिस इज लाइक दिस। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इस बॉक्स को डिफाइन कैसे करते हैं पहले हम ये देखेंगे, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि भी स्क्रूडिंजर इक्वेशन से या हम इसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि अगर इस बॉक्स की डायमेंशंस वगैरह अगर चेंज हो जाए तो उस केस में आपके पास आप इसे कैसे देख सकते हैं। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आपके पास इससे रिलेटेड जो PYQs हैं वो क्या आए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो ये 3 लेक्चर्स के अंदर हम पार्टिकल इन अ बॉक्स के टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक बॉक्स को आप कैसे डिफाइन करते हो? व्हाट इज अ बॉक्स? वो कहते हैं ना कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इस बॉक्स बॉक्स क्या है? बॉक्स एक तरह का एक दायरा है जिस दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। उस दायरे को आप ऐसे बोल देते हो कि बॉक्स, ठीक है। अब या इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसे भी कहते हैं कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल।
1 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पर पहले अभी हम 1 डायमेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के लिए उसका मतलब क्या है? तो हम एक काम करते हैं, हम तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और y एक्सिस को हम कंसिडर कर देते हैं भाई ये आपका पोटेंशियल है। सो यहां पर क्या है कि एक जीरो से a तक, जीरो पे क्या है, जीरो से a तक आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, यानी इस रेंज में पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है। और यहां अचानक से पोटेंशियल इनफाइनाइट हो गया, यहां अचानक से पोटेंशियल इनफाइनाइट हो गया। तो ये जो पोटेंशियल आपका इनफाइनाइट जा रहा है, इस रेंज में अब इधर और इधर पार्टिकल हो, मतलब तो इस ओवरऑल इस पिक्चर के अंदर आपका पार्टिकल कहां पर टिकेगा, ये हमने बात करनी है। तो आपके पास सिनेरियो क्या है? आपके पास सिनेरियो ये है कि यहां जो आपका पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, यहां आपका पोटेंशियल वो आपका इनफाइनाइट है, और यहां पर जो है ये आपका पोटेंशियल जीरो है। तो इसको हम रीजन 1 बोलते हैं, इसको हम रीजन 2 बोलते हैं, और इसको हम रीजन 3 बोलते हैं। रीजन 1, 2 एंड 3। तो हमें देखना है कि भी इसके अंदर ये क्या हो। अभी हम 1D की बात कर रहे हैं, 2D और 3D में इसको हम बाद में एक्सटेंड करेंगे। सो 1D के केस में ये आपके पास क्या होगा भाई, अब पार्टिकल कहाँ रह सकता है भाई, देखो ये अब आपने एक बॉक्स बनाया 1D का, मान लो ये वायर है, एक कॉपर वायर है। अब ये वायर यहां से यहां तक है बस, तो इलेक्ट्रॉन है कोई जिसको जाना है भी। वैसे तो चलो ये कॉपर वायर थोड़ी सी वो ऐसा ओपन सिस्टम नहीं है, बीच में एटम्स भी हैं, या हम इसको इस तरीके का कुछ मान लेते हैं कि भी कोई भी इस तरीके का एनवायरनमेंट है, बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था एनवायरनमेंट है। अब इसमें पार्टिकल आपका इस एक डायमेंशन में कहीं पर भी जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां तक में कहीं पर भी रह सकता है, ना वो इससे इधर पार जा सकता है, ना वो इससे इधर पार निकल सकता है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम इसमें इमेजिन कर सकते हैं कि 1 डायमेंशनल, अब इसी के अंदर, इसी वायर के अंदर आपको ये पार्टिकल कहाँ मिलेगा, ये हमें देखना है। तो हमें इसका वेव फंक्शन या इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बेसिकली। नाउ तो आपके पास सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन 1 एंड 3 के बारे में। सो अबाउट रीजन 1 एंड रीजन 3, ठीक है। तो अबाउट रीजन 1 एंड रीजन 3, तो 1 और 3 में आपके पास क्या पोटेंशियल इनफाइनाइट है। अब स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है? स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन भाई देखो, जो भी आपके पास आप मानते हो ये वेव फंक्शन है इसका, तो वेव फंक्शन का आप लेते हो सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि वेव फंक्शन अभी क्या है, हम मान के बैठे हैं कि ओनली एक्स का फंक्शन है, ये टाइम इंडिपेंडेंट हम बात कर रहे हैं। तो इसको हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, प्लस ये होता है आपके पास 2m बाई एच कट स्क्वायर, आपके पास आता है e माइनस वी साई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन होती है स्क्रूडिंजर इक्वेशन। नाउ अगर रीजन 1 और 3 की हम बात कर रहे हैं, तो रीजन 1 में पोटेंशियल इनफाइनाइट है और रीजन 3 में भी पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल में आपके पास क्या होगा, E होती है आपकी टोटल एनर्जी, M होता है पार्टिकल का मास, और V होता है कि जो भी सर्कमस्टांस है आपका उसमें पोटेंशियल। तो 1 और 3 में जैसे कि आपका पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म आपके पास भी आपके पार्टिकल की एनर्जी, अभी तो आप कोई हाई एनर्जी फिजिक्स की ऐसी कोई बात कर नहीं रहे हो, तो आप सिर्फ ये बात कर रहे हो कि आपकी जो एनर्जी है वो फाइनाइट है। और अगर आपकी एनर्जी फाइनाइट है, माइनस में ये क्वांटिटी इनफाइनाइट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन तभी हो सकता है
इसका सोल्यूशन दो केस में हो सकता है, या तो आपकी एनर्जी भी इनफाइनाइट, इतनी इनफाइनाइट हो कि पोटेंशियल के कंपेरेबल हो, कि इतना हाई पोटेंशियल है तो एनर्जी भी इतनी हाई है कि उसको पार कर जाए, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं एनर्जी फाइनाइट है, तो आपके पास ओनली सॉल्यूशन ये बचता है कि ये जो वेव फंक्शन है ना, ये आपके पास जीरो होना चाहिए। तो वेव फंक्शन अगर आपका जीरो बनेगा, वेव फंक्शन अगर आपका जीरो बनेगा, इसका मतलब पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इन दिस रीजन नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल कांट एग्जिस्ट इन दिस रेंज, इन दिस रेंज पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इसमें। फिर हम आते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब हम बात करते हैं कि रीजन 2 में क्या होगा। लेट्स डिस्कस। तो इन रीजन 2 में क्या है, आपके पास पोटेंशियल जो है वो आपके पास जीरो है। अगर पोटेंशियल आपके पास जीरो है तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, आपके पास इक्वेशन स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन बनेगी। टू एम बाई एच कट स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा ई माइनस वी जो कि है जीरो के बराबर, साई इक्वल टू जीरो। ये आपके पास बन गया। नाउ आपके पास ये क्वांटिटी आ गई 2me बाई एच कट स्क्वायर और साई। तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं इसके अंदर कि ये जो क्वांटिटी है इसको आप कंसीडर कर सकते हो के स्क्वायर। के स्क्वायर साई, तो के स्क्वायर किसके बराबर है, 2m बाई एच कट स्क्वायर ई के, इसके बराबर है, और के क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये आपके पास इक्वल टू जीरो है। अब ऐसी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के, ये आपके पास रहता है प्लस माइनस आयोटा के। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है इस केस में वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा कि आपका जो वेव फंक्शन है वो आपके पास होना चाहिए कि भी सम कांस्टेंट cos kx प्लस सम कांस्टेंट sin kx, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बनेगा। नाउ इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया, और ये एक तरह से आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप फाइंड आउट करते हो वो आपके पास हो गया। तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। तो C1 cos kx और C2 sin kx, जिसमें k की वैल्यू यहाँ आपके पास गिवन है। नाउ गाइस, इसको अब हम देखते हैं कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन बन गया, इसमें और हम इन कांस्टेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, C1 C2 कांस्टेंट की वैल्यू। तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ चाहिए बाउंड्री कंडीशंस। तो हमें चाहिए बाउंड्री कंडीशंस, अब जिसमें हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, लेट्स लुक एट। आपके पास जीरो टू ए, अब ये है आपके पास। अब अगर आप देखो, अभी आपने फाइंड आउट आप कर चुके हो कि इस रेंज में जो वेव फंक्शन है वो आपका जीरो है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इस रेंज में भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, या वेव फंक्शन अभी जीरो है। तो यहां देखो वेव फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस रहता है,
कॉन्टिन्यूअस मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस बाउंड्री पे यहां तक तो जीरो है, यहां अचानक से कोई वैल्यू आ गई, ऐसा नहीं होता। ये डिसकंटिन्यूटी नहीं आ सकती। तो यहां आपका जो कोई भी फंक्शन रहेगा वो इस पॉइंट से शुरू होता रहेगा, भले जीरो रहे, ऊपर जाए, कुछ हो, लेकिन इस पॉइंट से शुरू होता रहेगा। तो इस पॉइंट से आपको पता है कि बाय डेफिनेशन, मतलब बेसिकली जो कंटिन्यूटी की अगर हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग आपके पास जो ये जो वेव फंक्शन है आपके पास जीरो पर और ए पर, इन दोनों पर ये जीरो होना चाहिए आपका वेव फंक्शन। सो अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर जीरो पुट करता हूं तो पहली कंडीशन इसको हम मान लेते हैं, इसको हम दूसरी कंडीशन मान लेते हैं। पहली कंडीशन जब हम पुट करते हैं तो ये क्या है, x की वैल्यू मैंने जीरो पुट की तो साइन जीरो तो जीरो हो गया, कोस जीरो वन हो गया, तो c1 इंटू वन प्लस c2 इंटू जीरो, तो ये आपके पास हो गया c1 इंटू वन और c2 इंटू जीरो, ये आपके पास हो गया इज इक्वल टू, ये जो वेव फंक्शन है इक्वल टू जीरो, ये आपके पास हो गया बाय फर्स्ट कंडीशन। तो इसमें आपके पास आ गया भैया c1 इक्वल टू जीरो है। अगर c1 जीरो है देन आपके पास क्या बचा, c2 साइन के एक्स के बराबर होगा वेव फंक्शन। c1 जीरो पुट कर दिया हमने, उससे ही आया। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं हमारे पास क्या बनी। सेकंड कंडीशन आपके पास बनी कि अब भाई a के ऊपर ये जीरो होना चाहिए, तो आपके पास आ गया c2 साइन के ए इज इक्वल टू जीरो। अब देखो या तो c2 भी जीरो हो सकता है, साइन के ए भी जीरो हो सकता है, c2 जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भैया c1 ऑलरेडी जीरो है, c2 भी जीरो हो गया तो फिर क्या कर क्या रहे हो आप, इतना मेहनत कर क्यों रहे हो, वेव फंक्शन खत्म, जीरो। तो वो सॉल्यूशन हम नहीं लेंगे, वो सॉल्यूशन हमारे काम का नहीं है, मतलब यूजलेस है। हम ये सॉल्यूशन लेंगे कि अगर साइन के ए इक्वल टू जीरो है तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि ये होना चाहिए साइन के ए इज इक्वल टू जीरो अगर है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू साइन एन पाई, ये एन पाई के इक्वल होना चाहिए, और के ए विल बी इक्वल टू एन पाई, और के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एन पाई बाय ए। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास एन पाई बाय ए, के की वैल्यू। सो गाइज अगर आप इसको देखो तो k इज इक्वल टू एन पाई बाय ए। अब ये k की अगर मैं वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं तो मेरे पास वेव फंक्शन क्या बनेगा, नया। ठीक है, तो ये आ गया एन पाई बाय ए, तो साइन क्या है मेरे पास, c2 साइन एन पाई बाय ए इंटू एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास एक तरीके से आंसर आ गया है। नाउ अब मुझे इसको थोड़ा सा भी जज करके देखना है। अब यहाँ पर क्या है, ये n क्या है, ये इंटीजर होता है, n आपके पास 1 2 3 जो भी है वो आपके पास हो सकता है। तो n आपके पास 1 2 3 ये अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। c2 साइन एन पाई बाय ए इंटू एक्स, ये आपके पास आंसर आ है। नाउ हमारे पास अब नेक्स्ट चीज समझने को ये है कि भाई इसके अंदर ये c2 की वैल्यू क्या होगी, c2 की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, लेट्स लुक एट। तो अब ये जो कांस्टेंट आपको वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू के लिए आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है,
भाई ये बात तो अब आप सबको पता है कि जो साई है वो वेव फंक्शन है, इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, 1 होती है। अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक साई इंटू साई स्टार, जो कि साई स्क्वायर आपका हो जाता है, ये है एक्स का फंक्शन, अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। इस चीज को आप कहते हो नॉर्मलाइजेशन। तो ये जो है वेव फंक्शन आपका इस तरीके से, ये इस कंडीशन को भी ओबे करना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप इसको पुट करते हो तो ये क्या हो जाता है आपके पास, C2 एक आ जाएगा साइन n पाई बाय ए इंटू एक्स, और इसका कंजुगेट क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं तो वही आ जाएगा C2 साइन n पाई बाय ए इंटू एक्स डी एक्स, और ये आप ले लोगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा ये आएगा C2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा, अब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हमने लिखा तो हुआ है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये यहां पर तो जीरो है, यहां पर जीरो है, यहां साइन का कुछ है, ठीक है, यहां पर ये साइन का कुछ है, लेकिन यहां जीरो है, यहां जीरो है, तो 0 टू a के अलावा तो इसमें वैसे ही कुछ नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओनली 0 टू a रेंज आ जाएगी, बाकी सारी रेंज खत्म। तो C2 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाय ए डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये है आपके पास C2 का स्क्वायर, और ये जो साइन स्क्वायर है ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 n पाई एक्स बाय ए डिवाइड बाय 2, इसका इंटीग्रेशन 0 टू a dx, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो ये आपके पास बन जाएगा भी 1 बाय 2 dx 0 टू a, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा कोस 2 n पाई x बाय a dx, लाइक दिस। ये आपके पास बन गया, ठीक है, 1 बाय 2 साथ में मल्टीप्लाई कर दो, और दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके साथ C2 का स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x बाय 2 0 टू a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाय 2 x आ जाएगा, और ये 0 टू a प्लस 1 बाय 2 ऑफ कोस के जगह आ जाएगा साइन n पाई x 2n पाई x बाय a डिवाइड बाय 2n पाई बाय a 0 टू a, ठीक है, और इन सब के प्रोडक्ट में C2 स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पर a पुट करूं तो साइन 2n पाई आ रहा है, साइन 2n पाई 0 होता है, और अगर मैं 0 पुट करूं तो साइन 0 भी 0 होता है, तो ये तो दोनों कंडीशन में 0 ही है। अब इसमें देखते हैं ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा C2 स्क्वायर, x की जगह a पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a बाय 2, और 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 1, C2 इज इक्वल टू 2 बाय a का स्क्वायर रूट, ये आपके पास आंसर आ जाता है। नाउ द फाइनल वेव फंक्शन जो आपके पास बनेगा वो आपके पास बनेगा 2 बाय a का स्क्वायर रूट साइन n पाई x बाय a, ये आपके पास बनेगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन।
नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ये आपके पास बनेगा। सो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब ये एक ऐसा वेव फंक्शन बन चुका है जिस वेव फंक्शन को अगर मैं स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी निकालूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। दैट्स द केस। नाउ गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड। इससे आगे देखते हैं क्या बनेगा आपके पास। अब देखिए ये तो मेन चीज आगे अभी क्या है कि वेव फंक्शन को अगर आप एक बॉक्स में देखोगे तो वो कैसे नजर आएगा वो आपने देखना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज हम स्टडी करेंगे वो आपके पास होगा कि जो इसकी एनर्जी है वो आपके पास क्या आएगी। तो ये दोनों चीजें अभी हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी की, फिर इसके वेव फंक्शन को प्लॉट करके देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, तो देखेंगे क्या बन रहा है इन दैट केस। चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद सॉरी। तो अभी हमें देखना है कि जो के स्क्वायर है हमारे पास वो है 2m बाय एच कट स्क्वायर ई, इसके बराबर है। तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा, ई हमारे पास हो जाएगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m के बराबर। ठीक है। नाउ वी नो दिस k इज n pi by a, this k is n pi by a, thus आपके पास जो एनर्जी बचेगी वो आपके पास होगी एच कट स्क्वायर। अब k की जगह आपके पास हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2m और ये होगा a स्क्वायर। तो n पाई बाय a, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर ये आपके पास होगा और ये आपके पास बन जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर। ऑब्वियसली ये वही n है जो हमने अभी पहले लिया था और ये एक इंटीजर है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर ये एक आपके पास n एक इंटीजर है तो आप कह सकते हो कि देखो इसकी एनर्जी जो है वो आपके पास स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगी, स्क्वायर में बढ़ेगी। तो चलिए एक बार इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जस्ट प्लॉट करते हैं। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स so that I have water. Yes. तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ये 0 है, ये a है, 0 से a। अब आपके पास अगर एनर्जी अगर आप हिसाब लगाओ तो पहले तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पर अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, n इक्वल टू 1 क्या, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर। n इक्वल टू 1 जो आपकी ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी 0 नहीं है। ग्राउंड स्टेट पर भी एक मिनिमम एनर्जी आपके पास रहेगी। तो ये क्या है आपके पास, ग्राउंड स्टेट पर भी आप मान के चलते हो यहां आपके पास एक मिनिमम एनर्जी रहेगी विच इज E1, जो कि है आपके पास मैं कह सकता हूं पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर। ये आपकी मिनिमम एनर्जी रहेगी। फिर अगर मैं देखूं तो इसके लिए क्या है, इसके लिए अभी n इक्वल टू 1 है। n इक्वल टू 2 क्या होगा, n इक्वल टू 2 और E2 क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 और बाकी फॉर्मूला कैसा है, बाकी फॉर्मूला तो वैसा ही है जैसे पहले था।
तो ये 4 टाइम्स ऑफ E1, ये जितनी भी एनर्जी थी उसके 4 टाइम्स के, 1 2 3 4 ऐसे, मतलब लगभग पूरा कर लेना। तो ये जो एनर्जी है, जीरो से जितनी सी एनर्जी है इसकी 4 टाइम्स ये एनर्जी, ठीक है। और उससे आगे n इक्वल टू 3 के लिए E3 इक्वल टू 9E1 आपके पास होगा। तो 9 टाइम्स ये आपके पास एनर्जी है, ठीक है, n इक्वल टू 3 के लिए। अब हम बात करते हैं भी इसके वेव फंक्शन कैसे होंगे। तो भाई वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आई है वो है √2/a। तो a फिक्स है, उसके लिए ये नंबर तो फिक्स है, साइन n πx/a। तो ये है आपके पास, चलिए देखते हैं। तो ये आपके पास है, सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए हम देख रहे हैं। तो psi1 वेव फंक्शन क्या होगा, 2/a स्क्वायर रूट साइन πx/a, πx/a। जब x की वैल्यू, n की वैल्यू तो 1 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। जब x की वैल्यू a होगी तो a से कट के साइन पाई, तो भी ये 0 होगा। भाई ये तो पता ही है, अब हमने बाउंड्री कंडीशन ही ऐसी ली थी कि कॉर्नर के ऊपर 0 वैल्यू आनी चाहिए, आ रही है। फिर अगर x की वैल्यू a/2 हो तो a से कैंसिल, π/2, π/2 यहां पर मैक्सिमम, a/2 पे आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपका वेव फंक्शन ऐसा बनना चाहिए साइन का। सिमिलरली सेकंड आपके पास क्या बनेगा, साइन 2πx/a। तो अगेन यहां पर 0, यहां पर 0, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे या a रखोगे तो या तो साइन 0 आएगा या साइन 2π आएगा, दोनों पे 0 है। अगर आप इसकी वैल्यू a/2 रखो, a/2, तो a से a कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई आएगा, यहां पर भी 0, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, इसकी वैल्यू a/4 रख सकते हो, a/4 रखोगे, a से a कैंसिल, तो π/2 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम आएगी। और वैसे ही अगर ये वैल्यू रखोगे यहाँ वाली, तो यहाँ मिनिमम आ जाएगा। तो ये आपके पास प्लॉट करने पर इस तरीके का फंक्शन आपका बनेगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट है वो आपका क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, जिसका नामकरण मैं कर देता हूँ। सो दिस इज psi3 इज इक्वल टू 2/a स्क्वायर रूट एंड साइन 3πx/a, 3πx/a psi3। नाउ तो ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर बनी है कि हर एनर्जी, हर लेवल के ऊपर एनर्जी कितनी है और हर लेवल के ऊपर वेव फंक्शन कैसा है। सो गाइस, तो पार्टिकल इन अ बॉक्स एक क्विक रिवीजन लेते हैं पहले तो, फिर इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा। एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स हमने डिस्कस करना था। हमने पहले तो बॉक्स को डिफाइन किया, एक बॉक्स क्या होता है। उस बॉक्स को हमने डिफाइन किया भी है 0 to a के अंदर आपके पास पोटेंशियल 0 है, तो आप इसको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी कहते हो, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के। इस एक डायमेंशन में यहां से यहां में पोटेंशियल 0 है, कोई रह सकता है, इससे इधर नहीं जा सकता, इससे इधर नहीं जा सकता, ठीक। तो ये क्या हो गया आपके पास भी, पोटेंशियल यहाँ इन्फिनिटी, वहाँ इन्फिनिटी, यहाँ 0, तो इसलिए उसको पोटेंशियल वेल कहते हैं कि ये एक तरह से इस रेंज में ये कुएं की तरह है, या इसको बॉक्स कहते हैं कि इससे बाहर ऐसे पोटेंशियल इनफाइनाइट है कि आप जा ही नहीं सकते। तो पार्टिकल इन 1D बॉक्स बोल सकते हैं इसको, या इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल बोल सकते हैं। तो दोनों बस नजरिया देखने का अलग अलग है।
इनफाइनाइट पोटेंशियल से देखोगे तो लगेगा कि ये गहरा कुआं है, और अगर यहां से देखोगे तो लगेगा कि ये बॉक्स है जिसकी इनफाइनाइट ऊंची दीवारें हैं। ठीक है, सो 1 और 3 रीजन में जब v टेंड टू इन्फिनिटी है तो आपका वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है विद फाइनाइट एनर्जी। इसके अलावा फिर हमने देखा कि चलो रीजन 2 में सॉल्व करते हैं, नॉर्मल जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमने उसके थ्रू सॉल्व किया। फिर हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, क्या कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और भी कई चीज़ें कंडीशन होती है, लेकिन वो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने कंटिन्यूटी कंडीशन देखी तो हमने देखा कि यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ क्या होगा, इन पॉइंट्स पर भी 0 ही होगा, अचानक से कुछ नई प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। तो हमने बस इसको फिर सॉल्व किया कंटिन्यूटी कंडीशन को, और ये हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले एक C1 की वैल्यू 0 आ गई और ये K की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट ये जो कांस्टेंट था इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या फिनोमिना यूज किया, हमने नॉर्मलाइजेशन का फिनोमिना यूज किया कि प्रोबेबिलिटी टोटल जो है वो 1 होनी चाहिए। इसको हमने सॉल्व किया एंड देन आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2/a, ये आपके पास होना चाहिए। फाइन, नाउ फिर हमने इसके एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा कि इसमें nth लेवल की एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए, तो वो आपके पास इस तरीके से आ रही है n² π² h²/2m a²। तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया, इससे आप ये देखते हो कि जो फर्स्ट ग्राउंड लेवल की, सबसे पहले ग्राउंड लेवल की एनर्जी 0 नहीं है। इस चीज का अपना ही एक इंटरप्रिटेशन है, इस चीज का अपना ही एक मतलब है। अब वो इंटरप्रिटेशन आपका ये है कि ग्राउंड लेवल की जो एनर्जी लेवल है आपका, ठीक है, वो अगर 0 नहीं है, वो 0 हो जाए तो क्या हो, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी 0 का मतलब होने ये है कि अब उसमें कोई भी ऑसिलेशन एनर्जी कुछ नहीं बची, अब वो एब्सोल्यूट रेस्ट में आ गया। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं बची उसके पास, अब वो रेस्ट में है। अब रेस्ट में आने का मतलब क्या है, रेस्ट में आने का मतलब भी उसकी पोजीशन पूरी डिफाइन होगी। पोजीशन पूरी डिफाइन होने का मतलब क्या है कि अब तो अनसर्टेनिटी बची नहीं। तो अगर किसी चीज की पोजीशन आपने पूरी डिफाइन कर दी तो भाई ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि आप किसी को भी 100% डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए कुछ एनर्जी तो रहती ही रहती है, ऐसा नहीं होता कि उसकी एनर्जी आपकी 0 हो जाए, कुछ एनर्जी तो रहती ही रहती है। तो ग्राउंड लेवल पर भी मिनिमम मतलब जो आपकी ग्राउंड लेवल एनर्जी है वो 0 नहीं होती किसी भी केस में, ये क्वांटम मैकेनिक्स कहता है, और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बिकॉज किसी भी चीज की जो एनर्जी जो है वो 0 होने का मतलब ये है कि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है उसमें। कोई भी काइनेटिक एनर्जी ना होने का मतलब क्या है कि भाई अब आपके पास उसकी पोटेंशियल, आप उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो, वहाँ अनसर्टेनिटी आप फेल कर रहे हो, तो दैट्स वाई इट्स नॉट 0। उसके बाद फिर आपने क्या देखा कि E2 जो है, जो नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है, वो पहले से 4 गुना है, फिर 9 गुना है, फिर 16 गुना है। इस तरीके से आपका स्क्वायर के अंदर लैडर चढ़ता जाएगा, स्क्वायर के अंदर, पार्टिकल इन अ बॉक्स में। और फिर आप इनके वेव फंक्शन देखते हो तो ये क्या है, जब एक लूप आ रहा है तो यहाँ पर 1 है, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 पे 2 लूप आएंगे, n की वैल्यू 3 पे 3 लूप आएंगे, लाइक दिस। अब अगर मैं इसे एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं क्योंकि मैं इसको खराब नहीं करना चाहता, ठीक है, तो मैं यहीं पर इसको ड्रॉ करता हूं। जीरो टू ए। नाउ आपने यहां पर ड्रॉ किया पहला वेव फंक्शन ऐसे, अगला वेव फंक्शन ऐसे, और अगला जो भी किया ऐसे। लाइक दिस।
अब ये तो देखो वेव फंक्शन है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन नहीं होती, वेव फंक्शन का स्क्वायर होती है। तो प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन का अगर इसका मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपकी स्मॉलर देन 1 ही रह रही है जो वैल्यूज हैं। तो क्योंकि ये वैल्यू स्मॉलर देन 1 है, इनका स्क्वायर और भी कम होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर देता हूँ। तो इसका स्क्वायर जो है वो और भी कम होगा क्योंकि ये वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन 1 रह रही है। ग्रेटर देन 1 होता है तो मतलब अगर कहीं होगा वैसे ही स्क्वायर बिहेव करेगा। अगर कहीं ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्रेटर देन 1 के लिए वहां पर उसका स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, अदरवाइज वो उससे कम हो जाएगा। ठीक है, जो भी है ये इसका स्क्वायर है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आएगा। मेन बात है ये। इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? भी पॉजिटिव में तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव में भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस टाइप से आपका फंक्शन रहेगा। इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव में तो पॉजिटिव, लाइक दिस। तो आपके पास जहां नेगेटिव है वहां भी पॉजिटिव। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऐसी है, ये जैसे ऑरेंज लाइन में है जो, ये प्रोबेबिलिटी ऐसी है। प्रोबेबिलिटी ऐसी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? अब आपके पास एक पार्टिकल है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी है। इस चीज का मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल को मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं ये पार्टिकल कहां पे है। ये बॉक्स है। आपने क्या किया, अभी आपके पास एक डब्बा है जिसको बोलते हैं ना, वो पुराना आता था घी वाला डब्बा, पीपा बोलते थे जिसको। ठीक है, तो थोड़ा सा पंजाब वाली साइड उसको पीपा बोलते हैं, कनस्तर बोलते हैं, मतलब और भी कई भाषा में अलग अलग थोड़ा बहुत हो सकता है। तो उसमें मान लो आपने एक बॉल डाल दी और वो पीपा बंद कर दिया, तो वो क्या है, वो 2 डायमेंशन आप उसको लगा सकते हो। आपने अंदाजा लगाया कि ये जो बॉल है ये अब कहाँ पड़ी होगी, इधर पड़ी होगी, इधर पड़ी होगी, इधर होगी, इधर होगी, किस तरफ होगी, या बीच में पड़ी होगी। अगर पीपा कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखा हुआ है, साथ में आपने क्या कहते हैं, कोई पीपे का जो सरफेस है अंदर का वो भी बिल्कुल फ्लैट है, तो आपने उसको ऐसे ऐसे हिला के एक बार रख दिया। अब आपको क्या पता वो कहाँ पड़ा है, तो आप क्या करते हो, उसको खोलते हो, बड़े प्यार से उस बॉक्स को खोलते हो। जैसे ही आप बॉक्स को खोलोगे तो क्या होगा, आप लाइट डालोगे, बहुत सारे फोटोन्स उस पर गिराओगे देखने के लिए कि बॉल कहाँ पड़ी है। तो आपने क्या किया, बहुत सारे फोटोन्स इस पे गिराए। बहुत सारे फोटोन्स इस पे गिराए और आपका निकल गया कि जी पार्टिकल तो यहां पड़ा है। आपने कहा ठीक है, बॉक्स बंद करो, दोबारा खोलो, अब देखते कहाँ है। तो जब आपने बॉक्स बंद किया तो क्या हो गया, उसका वेव फंक्शन फिर से एक्सपेंड हो गया। फिर आपने फिर उसे खोला, इसका मतलब बहुत सारे फोटोन्स उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपने बहुत सारे फोटोन्स गिराए। अगली बार पार्टिकल आपको नजर आ गए यहाँ पे, फिर अगली बार यहाँ पे, अगली बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो मतलब ये है कि आप इसी एक लाइन में जितनी बार पार्टिकल देखोगे, अगर उनको प्लॉट करते जाओगे ऐसे, तो आपको मिलेगा, मान लो आपने कई लाख बार बॉक्स को खोला, देखा कहाँ पे है, बॉक्स को खोला, देखा कहाँ पे है। जहां आपको सबसे ज्यादा ये पार्टिकल नजर आया, आपने वो रीजन देख लिया। अच्छा, यहां पर मुझे भैया 10,000 बार नजर आया, इस रेंज में, इस रेंज में मुझे, ठीक है, मान लो 9,000 बार नजर आया, इस रेंज में मुझे, इस रेंज में मुझे 9500 बार नजर आया, इस रेंज में 7,000 बार, इस रेंज में मुझे 6,000 बार, इसमें 4,000 बार, 2,000 बार, 1,000 बार, जीरो। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप उसको जितनी बार भी ऑब्जर्व करोगे आपको अलग अलग जगह पे पार्टिकल नजर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी के फंक्शन या प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही यही होता है कि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपको पार्टिकल कहाँ मिलेगा। ठीक है, आपको पार्टिकल कहाँ मिलेगा, वो ये फंक्शन बताएगा कि प्रोबेबिलिटी बेसिस पर
आपको पार्टिकल कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है इस वेव फंक्शन का कि प्रोबेबिलिटी बेसिस पर आपको पार्टिकल कहाँ मिलेगा, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है कि यहाँ ज़्यादा मिलने का चांस है। अच्छा, यहाँ देखोगे तो क्या होगा, यहाँ इस केस में अगर आपकी एनर्जी लेवल 1 पे हो आप, तो आपको ये पार्टिकल यहाँ नहीं मिलेगा। अब वो यहाँ तो यहाँ ज़्यादा मिल रहा होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो, या वो इस रेंज में ज़्यादा मिल रहा होगा। तो पार्टिकल आपको इस रेंज में या इस रेंज में ज़्यादा मिल रहा होगा, इस रेंज में नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। तो आपको एक स्पेसिफिक रेंज में ही ज़्यादा मिल रहा होगा। ठीक है, इधर और इधर, और इस केस में इस रेंज में ज़्यादा मिल रहा होगा, इस रेंज में ज़्यादा मिल रहा होगा, और इस रेंज में ज़्यादा मिल रहा होगा। बाकी रेंजेस में आपको कम मिल रहा होगा, मतलब वो उसी तरीके से जैसे डिस्ट्रीब्यूशन उसका बना हुआ है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको नजर आएगा। ठीक है, सो ऐसे अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है। नाउ ये जो चीज हमने पढ़ी है ये तो हो गई हमारे पास कि जो भी हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स है वो किस तरीके का, एक तो उसका सॉल्व करने पर कैसा एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसका वेव फंक्शन और उसकी एनर्जीज क्या बनेगी, उसकी एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमने समझे, और फाइनली हमने देखा कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो किस तरीके का रहता है। ठीक है, अलोंग विद दैट हमने ये स्टडी किया कि ये जो पार्टिकल इन अ बॉक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, और वो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं कि 2D और 3D बॉक्स के अंदर ये कैसे होगा, अगर मैं बॉक्स के डायमेंशन 0 से a की जगह 0 से 2a चेंज कर दूं, या इसको -a to a लिख दूं, या -a/2 to a/2 लिख दूं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग बॉक्स की डायमेंशन के लिए इसी का वेव फंक्शन और एनर्जीज कैसे चेंज होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन आए हैं आज तक प्रीवियस ईयर के वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चीज़ें सब आपस में कनेक्टेड हैं, तो पहले लेक्चर से देखेंगे तो आप फाइनल लेक्चर तक पार्टिकल इन अ बॉक्स में तो एश्योर हो जाएंगे कि हाँ अब ये टॉपिक तो आ गया और इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आप टेलीग्राम चैनल, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको पूरी डिटेल मिलती रहेगी कि कौन सा लेक्चर कब आ रहा है। अलोंग विद दैट डिस्कशन ग्रुप में इससे रिलेटेड जो इससे कनेक्टेड डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और स्टूडेंट्स ही उसका आपस में आंसर दे देते हैं, तो काफ़ी हद तक म्यूचुअली हेल्प हो जाती है। अब एक स्टूडेंट है उसे वो आए ना आए, लेकिन इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हाँ कोई ना कोई तो बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे देगा। एंड आई एम ऑल्सो कनेक्टेड विद द ग्रुप, तो जहाँ पर ऐसी चीज़ आ जाती है कि जहाँ अब ठीक है ये कुछ बिल्कुल न्यू और यूनिक चीज़ है, देयर आई इंटरवन एंड हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइज ये था हमारे लिए आज का लेक्चर। आपको जो भी टॉपिक लगता है कि वो हमें कवर करना चाहिए तो आप आने वाले लेक्चर्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक मेंशन कर सकते हैं, उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।